once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to continue our unit number 3 from the Modern Indian Political Thought for 5th semester student DU, and this is going to be the part 2 of the unit 3. And इससे पहले वाली यूनिट में we have already studied about the difference between the states and the democracy, the relation between them. And in this video we will start our topic number 1 from the unit number 3, that is the नेहरू. ठीक है, नेहरू सेकुलरिज्म के बारे में हम इसमें देखेंगे, तो यही आपका मेजर टॉपिक होने वाला है. तो बिफोर स्टार्टिंग नेहरू की बायोग्राफी को हम जान लेते हैं थोड़ा. ठीक है, कि नेहरू जी ने किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या क्या उनकी सोच थी, वाई इट इज़ एसोसिएटेड एज एन नेहरू सेकुलरिज्म. ठीक है, कोई और वर्ड क्यों नहीं जुड़ा, जो आपके प्रीएम्बल के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड है वो कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे. पर उससे पहले थोड़ा सा नेहरू की बायोग्राफी को देख लेते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है, चाचा नेहरू के नाम से भी हम इनको जानते हैं. ठीक है, नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद के अंदर. ये एक प्रोमिनेंट कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इलाहाबाद के. इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, जो कि वॉज अ लीडिंग लॉयर एंड अ की फिगर इन एन इंडियन नेशनल कांग्रेस की. वो मतलब एज अ मेजर पर्सन होते हैं ना, उस तरीके से थे मोतीलाल नेहरू जी भी. ठीक है, नेहरू वॉज एजुकेटेड एट हॉरो, अ प्रेस्टिजियस स्कूल इन इंग्लैंड के अंदर इन्होंने एजुकेशन ली अपनी. लेटर इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया था कैम्ब्रिज का, जहाँ पर इन्होंने नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई करी. उनकी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नेहरू जी इंडिया आते हैं 1912 में. चलो इसी बात बताओ, गांधी जी इंडिया कब आए थे साउथ अफ्रीका से. जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक उसी तरीके से ये भी याद रखना कि जो नेहरू जी थे, ही वेंट टू द इंग्लैंड फॉर हिज हायर स्टडीज़. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन नेहरू रिटर्न होते हैं इंडिया के अंदर, आते हैं 1912 में, एंड बिकम इन्वॉल्व इन अ फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर ब्रिटिश रूल. जैसे नेहरू जी जब इंग्लैंड से वापस आए ना, तो वो डायरेक्टली उन्होंने देखा कि सिचुएशन ख़राब है यहाँ पर, किस तरीके से हम लोग किसी व्यक्ति के या फिर किसी दूसरे लीडर्स के अंडर हम लोग रह रहे हैं. इसको देखते हुए उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, उनके फादर ऑलरेडी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी आज़ादी की मांग कर ही रही थी, तो ये भी उनके साथ जुड़ गए. ही जॉइन द INC इन 1919. इन्होंने 1919 के अंदर INC ज्वाइन करी. INC स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इन्होंने अपनी रैंक के थ्रू क्योंकि इनकी लीडरशिप स्किल, ही हैड अ गुड लीडरशिप स्किल, तो इनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इनको एक अच्छी रैंक मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर. ठीक है, इनकी लीडरशिप की वजह से ही इनको प्रधानमंत्री सोचो बना दिया गया. ठीक है, सर्विंग फ्रॉम 47 अल्टिल हिज डेथ. 1947 से लेकर 1964, याद रखना ये डेट. इसमें क्या किया था नेहरू जी ने अपने मतलब ये टाइम पीरियड में नेहरू जी ने इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था. ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द आर्किटेक्ट. इनको ना आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, कि मॉडर्न इंडिया की नींव जिसने रखी थी ना, वो थे हमारे नेहरू जी. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू. आगे आते हैं अब हम पढ़ते हैं नेहरू के सेकुलरिज्म के बारे में. ठीक है, देखो नेहरू सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं, कि जो आपके नेहरू जी थे, ठीक है, ही वॉज एन एग्नोस्टिक मॉरल एंड हैड अ स्पिरिचुअल व्यू ऑफ रिलीजन. एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो किसी ना पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड नहीं मानते खुद को, बट उनका मानना ये होता है कि हर धर्म में कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है, जिनको ध्यान में रख कर ही हमें सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, और रिलीजियस मैटर के अंदर भी शांत रहना चाहिए थोड़ा. तो और वो स्पिरिचुअल व्यू का ऐसा नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी में मानते नहीं है. ही वॉज नॉट अ नास्तिक टाइप नहीं थे वो बिलीव करते थे गॉड में, बट वो किसी पर्टिकुलर ऐसा बोला नहीं गया है कि वो इसी गॉड में बिलीव करते थे. ठीक है, इनका बेसिकली मानना ये था कि उनका फेथ था साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म में. कभी कभार ना नेहरू को सेकुलरिज्म के साथ साथ साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म के लिए साथ भी जोड़ा जाता है. साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म का मतलब है, देखो ह्यूमैनिज्म मतलब जनता की बात, साइंटिफिक मतलब हो जाता है थोड़ा सोच समझ कर. ठीक है, तो ये बिलीव करते थे कि ह्यूमैनिटी को सर्विस देनी है. अगर आप ह्यूमैनिटी यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द गॉड, तो ये सर्विस गॉड के पास भी चली जाएगी. तो इनका मानना ये था, तो थोड़े साइंटिफिकली एजुकेटेडली ये सोचा करते थे. तो यहीं से आपको पता लग रहा है कि ये सेकुलर थे, कि इनके दिमाग में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ इसी धर्म को मानना है या किसी उसी
टाइप के धर्म को मानना है, ये मतलब ये बिलीव करते थे कि सभी टाइप के धर्म इक्वल है, मतलब वो ऐसे मानते थे, ठीक है। ही बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रलिटी में बिलीव करते थे। ही वॉज लाइक वाटर, पानी होता है ना न्यूट्रल, उस तरीके से ये भी बिलीव किया करते थे। 7.7 pH होता है जो ऐसे करके है ना, तो उसी तरीके से ये न्यूट्रलिटी में बिलीव किया करते थे। इनको आर्किटेक्ट भी बोला जाता है सेकुलरिज्म इन मॉडर्न इंडिया का। नेहरू सेकुलरिज्म एम्फसाइज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन नेहरू का जो सेकुलरिज्म था वो ज़्यादा किस पे जोर देता था कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि पॉलिटिक्स पे आप देश की बात करते हो तो वन मस्ट नॉट इंक्लूड रिलीजन इन द पॉलिटिक्स। ही एडवोकेट दैट द स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर। उनका मानना ये था कि जो स्टेट है ना वो उसको न्यूट्रल रहना चाहिए रिलीजियस मैटर्स के अंदर। और उनका मानना ये भी था कि एक सेकुलर स्टेट असेंशियल है। अगर आपको इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर जहाँ मल्टीपल रिलीजन्स और कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर अगर आपको एक अच्छी स्टेट बनानी है ना, हार्मनी हो, जहाँ पर रिस्पेक्ट करते हो लोग एक दूसरे की, दे थिंक अबाउट ईच अदर, तो उसके लिए आपको एक सेकुलर स्टेट बनानी ही पड़ेगी, तभी एक डाइवर्सिटी साथ में रह पाएगी। ऐसा इनका मानना था। आगे आते हैं, अगर हम लोग छोटा इसको पॉइंट में डिवाइड करें तो देखो, नेहरू सेकुलरिज्म, पहला ये बोलते थे कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये आपको समझ आ ही गया होगा। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ये खिलाफ थे कि रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल मतलब अलग कर दिया जाए। इनका मानना ये था कि पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को ना लेकर आया जाए, तो ये सेपरेशन की मांग करते थे। अगला है नेशनल आइडेंटिटी ओवर रिलीजियस आइडेंटिटी। इनका मानना ये था कि एक व्यक्ति चाहे वो इंडिया में अगर वो रह रहा है ना, तो वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, वो किसी भी धर्म का हो, उसको क्या करना है, नेशनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है। और अगला है कि प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। वो सोचते थे ना कि टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस सहो, उसके बाद चीज़ों को करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब आप एक, मतलब उनका मानना ये था ना कि बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना है, किसी की बात को ऐसे सुनकर बिना उसको जांच पड़ताल के आपको रिएक्ट नहीं करना है। इनका मानना ये था कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बात को समझो उसके बाद जाके रिएक्ट करो, तो ये इनकी टॉलरेंस की पॉलिसी थी। अगला आता है देखो, मॉडर्न एंड प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस की बात तो किया ही करते थे, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो और डिटेल में हम पढ़ेंगे, प्रीएम्बल भी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ओके। तो सबसे पहला आता देखो, जो इनका डिटेल में टॉपिक जाने वाले हैं अब हमारे, पहला आता है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। कि जो नेहरू जी थे वो क्या बात करते थे कि सभी लोग इक्वल रहने चाहिए। ही बिलीव दैट ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, इंश्योरिंग दैट नो सिंगल रिलीजन इज फेवर्ड ओवर अदर्स। दिस वॉज क्रूशियल इन अ कंट्री विद अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नेहरू जी थे वो बिलीव करते थे कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, इंश्योरिंग दैट नो सिंगल रिलीजन इज फेवर्ड ओवर अदर। किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन के मतलब उससे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, मतलब सब अपने लिए इक्वालिटी के साथ रहें, इक्वल रहना चाहिए, किसी को ना ज़्यादा ना कम, ऑल आर इक्वल, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री के अंदर सभी लोग इक्वालिटी के साथ रहेंगे, सोवरेनिटी तो छोड़ो, अभी इक्वालिटी के साथ रहेंगे अगर वो, ठीक है, अगर इतनी बड़ी रिलीजियस डाइवर्सिटी के अंदर, इतनी बड़ी टेपिस्ट्री के अंदर अगर आपको साथ में रहना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वली रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर आप एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री में रह सकते हो। तभी देख लो इंडिया को, देख लो अभी तक कितना हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी दे रखा है ना, तो यही चीज़ है। अब इसी बात पे बता दो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। अगला आता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट की ये बात किया करते थे कि वो बोलते थे ना कि जो पॉलिटिक्स है और जो गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के अंदर रिलीजन नहीं आना चाहिए। ये बोलते थे कि जो स्टेट की पॉलिसीज और डिसीजन है ये फ्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी कि रिलीजियसली कोई भी इनको अपनी रिलीजन्स के बेसिस पर, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर व्यक्ति, अगर किसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करने लग जाए, किसी की कम है तो वो सुने ही ना, ऐसा ये लोग मना करते थे। तो इनका मानना ये था दैट ऑल आर इक्वल, और पॉलिटिक्स के अंदर भी, गवर्नेंस के अंदर भी रिलीजन को नहीं लाना, इनका ऐसा मानना था। ही प्रमोट अ रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू गवर्नमेंट। ये रैशनल रहता है, जैसे रैशनल होते हैं ना,
मतलब ना ही किसी के फेवर में और ना ही किसी के अगेंस्ट। वो होता है ना, जैसे अभी आज के टाइम पे इंडिया है, जितनी भी हमारे यहाँ वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन या फिर जो भी, तो इंडिया मध्यस्थ का काम कर रहा है। तो हम लोग लगभग हमारी जो, अगर आप नाम में भी देखोगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने करा था जब आपका ये कोल्ड वॉर एंड हुई थी, जब उस टाइम पर भी इंडिया किसी के साथ नहीं गया था। इंडिया रिमेन इन द दैट कि भाई हम ना तुम्हारे साथ जाएंगे ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तो नाम में जाएंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट, ना ही हम यूएसए के साथ ना ही हम यूएसएसआर के साथ। ठीक उसी तरीके से एक और बार जब इंडिया ने हमारे यहाँ पे सॉल्ट की ट्रीटी ऐसे करके साइन हुई थी, आई गेस वो वाली जो न्यूक्लियर एनपीटी थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी आपकी, उसमें क्या था कि जितनी भी कंट्रीज थी, अमेरिका ने बोल दिया कि इस टाइम तक जितनी भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए वो अब और वेपन नहीं बनाएगी। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया था, बट इंडिया ने दूर हो गया। इंडिया ने कहा भाई नहीं, ये तो गलत है, हम तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने भी, वी डू नॉट साइन दैट ट्रीटी। तो यही है, इंडिया बहुत पुराने टाइम से ना हमारी जो एक बेसिक भूमिका टाइप रही है ना, वो रही है कि हम लोग ना एकदम मध्यस्थ, एकदम मिडल उसका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यही हमारी अप्रोच यहाँ पर भी रही थी, दैट वी आर रैशनल, और साइंटिफिक अप्रोच रही थी हमारी गवर्नेंस के लिए। थर्ड आता है नेशनल आइडेंटिटी ओवर रिलीजियस आइडेंटिटी। अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी को ऊपर रखा जाए, रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं। कंट्री की अगर बात कर रहे हो तो आप अपना रिलीजन मैटर देख लो, जो करना है कर लो, लेकिन अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको इंडिया के लोगों की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, आपको मतलब ये नहीं कि कोई गलत भी कर रहा है आपके साथ तो वो घर में ही निपटाओ ना अपने। इंडिया में ही तुम्हें जितने केस करने करो, बाहर की कंट्री में जाके क्यों करो, अनलेस अनटिल ये कोई इंटरनेशनल मामला ना हो जो इंडिया से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल पुलिस आ जाती है, तब हम वो बात कर सकते हैं। लेकिन नेशनल आइडेंटिटी का मतलब है कि आइडेंटिटी आपकी नेशनल लेवल पे सबसे ऊपर होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस आइडेंटिटी। अगर आप कहीं जाओ तो यू मस्ट से दैट यू आर एन इंडियन, नॉट यू आर एन मुस्लिम और यू आर एन अदर रिलीजन और हिंदू। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो ये एडवोकेट करते थे नेशनल आइडेंटिटी that transcended religious affiliations. He wanted Indian to see themselves primarily as a citizens of the nation. वो खुद को, वो चाहते थे कि ना लोगों के बीच में रिलीजियन को छोड़कर भी एक और भावना आनी चाहिए, दैट इज़ द, वो खुद को देखे एज अ सिटीजन ऑफ नेशन, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड पर्पस। और उनका मानना ये था कि सभी के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए और एक, यू मस्ट हैव अ शेयर्ड पर्पस, आपका कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर रहने का भी। तो यही इनकी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ये फोकस किया करते थे। तो पहला क्या है, देखो, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, दूसरा है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, एंड तीसरा है आपका नेशनल आइडेंटिटी है ओवर रिलीजियस आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये समझना ज़रूरी है। देखो, नेहरू का मानना ये था कि टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अवन डिफरेंट रिलीजियंस कम्युनिटी। इनका मानना ये था ना कि देखो, टॉलरेट का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके सर पे चिमटे से गरम गरम आपके सर पे लगा रहा है और आप टॉलरेट कर रहे हो कि भाई नेहरू जी ने बोला। नहीं, ये इनका मानना नहीं था। इनका मानना ये था कि अगर वॉर वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें चल रही है कंट्री के अंदर जो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट चल रही है, या फिर कोई ब्रिटिशर्स है मान लो, अगर वो हमारे ऊपर कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्योंकि वो लोग उस टाइम पे ताकतवर थे एज कम्पेयर टू इंडियंस, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। यू मस्ट हैव अ प्लान, प्लान ए नहीं तो प्लान बी। यानी कि इनका मानना ये था कि प्लान बनाकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, एक अच्छे गवर्नेंस की और आज़ादी हमें मिल पाएगी। तो ये नेहरू स्ट्रेस करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़। अगला आता है, ये बिलीव करते थे दैट फॉस्टरिंग दीज वैल्यूज वर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हारमनी इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के अंदर पीस और हारमनी लेकर आनी है तो उनको बिलीव करना पड़ेगा दैट फॉस्टरिंग दीज वैल्यूज असेंशियल। अगर आपको एक कंट्री के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी वाली है, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर वहाँ पीस लानी है तो आपको टॉलरेंस भी सहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति जो है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करते हैं, अगर वो अपने कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उनका कोई रिलीजन या त्यौहार है मान लो, ठीक है, वो अपना त्यौहार मना रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो दूसरे वाले को कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं बनता। ठीक है, जब तक उसको बुलाया ना जाए तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा, उनको मनाने दो अपना जैसे मना रहे हैं।
ठीक है, अनलेस अनटिल इसके ऊपर कोई गलत चीज़ें ना हो रही हो, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कोई एक और कंट्री है, एक और रिलीजन है, वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो किसी दूसरे को उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, टॉलरेंस करना है कि भाई वो अपना पीसफुली मनाए, हम अपना पीसफुली मनाए। ना ही दंगे होने चाहिए, ना ही पत्थर बरसने चाहिए, ना कोई किसी को मारे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हारमोनी में बिलीव करते थे और इनका मानना ये था अगर डाइवर्सिटी में तुम्हें रहना है तो यू मस्ट हैव टॉलरेट समथिंग। ठीक है, फिफ्थ आता देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्राइन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। इनका मानना ये था कि जितने भी आप यहाँ पे साइंस देख रहे हो ना, ये रिलीजन्स के साइंस हैं। ठीक है, इनका मानना ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेकुलरिज्म पे ही बेस्ड होकर चल पाएगा। तो इन्होंने ही, नेहरू जी ने ही सेकुलरिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया वो भी इनकी वजह से ही आया था, जो इंश्योर करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन, जिसके अंदर सभी नागरिकों को ऑल इक्वल राइट दिए गए और सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई। ठीक है, तो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब आगे आता है हमारा कि नेहरू डू नॉट फेवर एनी वेस्टर्न मॉडल एज वेस्टर्न थॉट आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देम राज एंड धर्म आर डिफरेंट वाइल इन इंडियन सोसाइटी धर्मा इज कनेक्टेड विद एवरी वर्क वी डू। अब नेहरू जी का एक मानना और था कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं मॉडल्स की, कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या मॉडल्स की बात करते हैं तो नेहरू जी ना वेस्टर्न मॉडल को फेवर नहीं करते थे। ही डू नॉट बिलीव वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न थॉट को बिलीव नहीं करते थे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि जो वेस्ट की कंट्रीज थी ना, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें अलग चलती थी और हमारे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली हर एक कंट्री अपने आप में डाइवर्स होती है, उनका अपना एक रिलीजन होता है, वो अपने एक अकॉर्डिंगली चलते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे। हर कंट्री हमारी तरह थोड़ी ना होती है। तो सारी कंट्रीज जो थी वो लगभग, जो और कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ थॉट को प्रमोट नहीं करते थे नेहरू जी। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग ना राज और धर्म अलग अलग है। जैसे अगर हम वेस्टर्न अकॉर्डिंग देखें तो ये हमने ये आपका सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था आपने शायद। ठीक है, तो उसके अंदर आपने जब मनु मैंने आपको पढ़ाया था ना तब देखा होगा आपने ये कि राज और धर्म आर डिफरेंट। हम लोग धर्म को मानते ड्यूटी, धर्म मीन्स होता है ड्यूटी। ठीक है, आर डिफरेंट वाइल इन इंडियन सोसाइटी धर्म इज कनेक्टेड विद एवरी वर्क डू। हमारे यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं उस हर चीज़ में धर्म आर एसोसिएटेड होता है कि ये मेरी ड्यूटी है, अपनी डॉटर के लिए मेरी एक ड्यूटी है, अपने फादर के लिए मेरी एक ड्यूटी है, अपने मदर के लिए मेरी एक ड्यूटी है। ठीक है, और हमारे चिल्ड्रंस के लिए हमारी एक ड्यूटी है। तो हमारी एक ड्यूटी होती है अपने पर्टिकुलर लोगों के लिए। अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ ना, अगर मैं कोई कुछ भी करना है, मान लो कुछ तुम्हारे लिए वीडियोस बनानी है या फिर जो भी करना है, ये मेरी एक ड्यूटी है कि भाई ये मेरे ऊपर है कि अब ये मुझे करनी है, इतनी वीडियोस मुझे इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग ना अपने काम को ही अपना धर्म मान लेते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग धर्म अलग होता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग धर्म सिर्फ रिलीजियसली मैटर को ही मतलब ये बोलते हैं वो लोग, और राज उनके लिए होता है, राज मतलब किनशिप, राजा का रूल हो। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। तो हमारी बनती नहीं थी दोनों की, अगर सीधा सीधा कहूँ, ना ही अपनी, ना ही यूएसए की इंडिया के साथ, और ना ही वेस्टर्न थॉट। मैं यूएसए का नाम नहीं लूँगी, मैं वेस्टर्न थॉट बोलूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। तो इसका क्रिटिक भी आपको देखने को मिलता है दैट नेहरू वॉज क्रिटिक ऑफ कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये ना फंडामेंटलिज्म और आपका कम्युनलिज्म के क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब ये होता है ना कि इनका मानना ये था कि कोई भी व्यक्ति ना कट्टर टाइप नहीं होते, कट्टर आज के टाइम पे आप देखते होगे, जो कट्टर बस आज समझते होगे दैट जो हार्ड कोर लोग हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में लोग बिलीव नहीं करते थे नेहरू जी। इनका मानना ये था कि भाई इक्वालिटी के साथ रहो, अगर पर्टिकुलर किसी धर्म को ज़्यादा इतना महत्व दोगे ना तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। और इनका मानना तो पहले ये है कि टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ना है। तो और अगर आप कट्टरवाद के उस पर चले गए, हार्ड कोर चीज़ों में पहुंच गए, तो फिर तो लड़ाई झगड़े होने ही है। तो ये कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, अगेंस्ट से क्रिटिक थे। ऑल्सो ही वॉन्टेड दैट फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी कम्युनिज्म मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड सेकुलरिज्म मस्ट बी प्रमोटेड। और इनका मानना यह था कम्युनिज्म को एलिमिनेट, हटा दिया जाए और सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जाए। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जब हम लोग कम्युनिज्म, देखो कम्युनिस्ट होते हैं जहाँ पर ना आपका सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो कैपिटलिज्म होता है वहाँ पर भी यही होता है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस ये है कि
कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी को या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, सब इक्वली ट्रीट करो तो सही रहेगा। ठीक है, और वो बोलते थे कि सेकुलरिज्म वही कि इक्वली ट्रीट किया जाए सबको, सेकुलर रहो। तो ये इनका मानना था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपको, तो नेहरू जी के जो थॉट थे ना सेकुलरिज्म पे, वो थे कि एक ऐसी सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिव, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सारे इंडिविजुअल पीसफुली कोएग्जिस्ट करे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। उनके रिलीजियस बिलीफ को हटाकर सभी लोग एक नेशनल आइडेंटिटी, एक हार्डकोर व्यक्ति और एक अकॉर्डिंगली एक आपके रिलीजियस मैटर को ध्यान में रखते हुए ही नेशनल आइडेंटिटी का भी ध्यान रखना है और पीसफुली सबको साथ में रहना है, ऐसा नेहरू जी माना करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज इसके बाद वाला जो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो तब तक के लिए देखो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू आर स्टडिंग एंड एंजॉइंग द लेक्चर्स। और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, मैंने देखा है आप लोग कमेंट नहीं करते हो और आप में से कई तो लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो लाइक करो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो। ठीक है, सो यस, ओके, बाय।